और लेट्स टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ, सबसे पहले तो डायनामिक्स की डेफिनेशन और उसके कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। तो गाइस, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट डायनामिक्स? डायनामिक्स है क्या भला? किस भला का नाम है ये? जो डायनामिक्स मैंने हेडिंग पे लगाया हुआ है, ये किसे कहते हैं? कौन मुझे बताएगा जी? Study of motion with the mention of forces. हाँ, स्टडी ऑफ मोशन विद द रेफरेंस ऑफ फोर्सेस। फोर्स के रेफरेंस के साथ आपने मोशन को पढ़ना पड़ेगा। अब इस चैप्टर के अंदर फोर्सेस इंक्लूड हो जाएंगी। अब तक काइनेमेटिक्स के चैप्टर में मैंने कहीं पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्ड नहीं कहा था, फ्री फॉल में भी नहीं कहा। वहां पे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू की बात की थी, लेकिन फोर्स की बात कहीं नहीं की थी हमने, नहीं की थी। एयर रेजिस्टेंस की बात कहीं नहीं की थी, ड्रैग की बात कहीं नहीं की थी। ऐसे सब चीजें इंक्लूड होती चली जाएंगी। तो लेट्स टॉक अबाउट इट, मास एंड द लीनियर इनर्शिया। सो कुछ आइडिया है कि लीनियर इनर्शिया क्या भला होती है? किसे कहते हैं लीनियर इनर्शिया हम लोग? जी, कोई आइडिया है आपको? Skill property that resists the change in motion. The property which resists the change of the motion. What about the change of the rest? Change of the state of the rest. अगर आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कर रही हो, तो क्या वो इनर्शिया नहीं होगा? Sir, हाँ होगा. देखो समझो, इनर्शिया का मतलब रेजिस्टेंस अगेंस्ट द चेंज ऑफ द स्टेट। किसी भी स्टेट को चेंज करने के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करना इनर्शिया कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? डायनेमिक्स का सुन लो। डायनेमिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। अब फोर्स के रेफरेंस के साथ आपने ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करनी है। ठीक है, ये है डायनामिक्स की डेफिनेशन। मैं इनर्शिया बता रहा हूँ। इनर्शिया का मतलब क्या है? इनर्शिया का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट द चेंज ऑफ द स्टेट। मैं जल्दी जल्दी चलूंगा, टाइम कम है, हमें बहुत कुछ करना है। देखें, आसान भाषा में, आवाम जमान में इसको समझिएगा कि मिसाल के तौर पे आपका रिजल्ट A11 का बहुत अच्छा आया। फादर ने, पेरेंट्स ने आपके घर पे एक पार्टी अरेंज की। ठीक है, अब वो जो पार्टी अरेंज की है, उस पार्टी में आपके तमाम रिलेटिव्स आए। पार्टी क्या है? गेट टुगेदर है, जस्ट लाइक आपके तमाम रिलेटिव्स आए। और रिलेटिव आए और शाम का टाइम है और जाहिर है कि हल्ला गुल्ला हो रहा है। टाइम बढ़ते 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 रात के तकरीबन 9 बज गए। फादर ने कान में कहा, भाई अब चलो 1 घंटे में सबको वाइंड अप करना। रात के 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बजे फादर ने आके फिर कहा कि भाई आप बस करो, वाइंड अप करो, सबको बोलो घर जाए। फाइनली 1 बजे आके फादर ने आपको जो है ना वो गुद्दी पे दो लगाया जोर से और बोला बस करो, सबको घर भेजो, सबके पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो रात के 1 बजे बड़ी मुश्किलों से आपने जो है पापा की बात मानी और सबको घर भगाया। अब आपको रात में समेटते समेटते सोते सोते बज गया रात के 3 o'clock पे आप रात में सो रहे हैं। ठीक है, अब आप जाहिर है जब 3 o'clock सो रहे हैं तो फजर में सुबह तो उठेंगे नहीं आप। ठीक है, अब आप देखिए समझिए, पहले आप स्टेट ऑफ जॉय के अंदर थे, तो आप स्टेट ऑफ पीस में आ ही नहीं रहे थे, आ ही नहीं रहे थे, आना ही नहीं चाह रहे थे। पापा ने पीछे से गुद्दी पे दो लगाए तो फिर आप इंसान बने, है ना? पापा कितने अच्छे हैं, कंफर्म जन्नती है पापा। तो अब उसके बाद जब स्टेट ऑफ रेस्ट में आ गए, रेस्ट इन पीस नहीं कहा, रेस्ट में आ गए आप, तो उसके बाद अब आप दोबारा जागना नहीं चाह रहे। ठीक है, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस कर रहे हैं। तो ये जो आपके अंदर की प्रॉपर्टी है, ये जो है फिजिक्स के अंदर भी पाई जाती है। ठीक है, और फिजिक्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट जब स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है तो वो चलने के लिए, जब चलना शुरू करता है तो वो चलने नहीं मांगता, वो कहता है यार मैं नहीं चलूंगा या मैं नहीं चलूंगी। क्लियर है? इसी तरह जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए कंटिन्यूसली, तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में जाने की कोशिश नहीं करता, वो कहता है अब मैंने रेस्ट में नहीं जाना। ठीक है, सो ये जो नहीं जाने वाली जो प्रॉपर्टी है ना, यार मैंने ये नहीं करना, ये रेजिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट शो कर रहा है, ये इनर्शिया कहलाता है। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस की, इस मेजरमेंट को मास कहते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कॉल मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। आप, एक मैराथन हो रही है, साइकिल रेसिंग हो रही है, उसके आगे आप आके खड़े हो जाए, हाथ से पकड़ के साइकिल रोक लेंगे, तालियां क्लैपिंग होनी चाहिए आपके लिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन सोचिए, सोचिए, ठीक है, सोचिए कि आपने चलती हुई साइकिल को तो हाथ से पकड़ के रोक लिया, लेकिन अगर एक चलती हुई ट्रेन के आगे मैं आपको खड़ा कर दूं और आप उसकी उसके इनर्शिया को रोक के दिखाइए, उसके उसके मोशन को रोक के दिखाइए, आप कभी भी नहीं रोक सकते। आप वाकई आप रेस्ट नहीं होंगे, रेस्ट इन पीस हो जाएंगे आप। ठीक है, तो इस केस के अंदर जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उतना ज्यादा मैस होगा, जितना ज्यादा मैस होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। साइकिल का मैस कम है, इनर्शिया कम है। ट्रेन का मैस ज्यादा है, ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा है। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई वी कॉल इट मैस इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? आ रही समझ में बात? जी बच्चों, समझ आया? ठीक है, अब आगे चलते हैं न्यूटन के लॉज की तरफ। लेट्स टॉक अबाउट द लॉज ऑफ द मोशन। सो लेट्स टॉक अबाउट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, व्हिच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। न्यूटन का पहला लॉ इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन अपने पहले लॉ के अंदर कहते हैं ऑब्जेक्ट व्हिच इज एट रेस्ट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो कयामत तक स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा। ये कयामत का वर्ड मैं बोल रहा हूँ, न्यूटन ने नहीं बोला था। ठीक है, सो एन ऑब्जेक्ट is the state of rest will remain in the state of rest. An object is in the uniform motion
will remain in the state of uniform motion. ये वर्ड कह रहा है यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, यूनिफॉर्म। खुदा के वास्ते मोशन लिख के मत आ जाना, ये यूनिफॉर्म मोशन है जी। अब क्यों है इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूँ। सो उसने कहा कि एन ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल नेट अनबैलेंस फोर्स, यहां तक कि कोई बैलेंस अनबैलेंस फोर्स उसको आके उसकी पोजीशन से ना डिस्टर्ब करे। लिख लीजिए, फिर बताता हूं कि न्यूटन ने यूनिफॉर्म मोशन का वर्ड क्यों यूज किया। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी लॉ ऑफ इनर्शिया से हमने इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है जनाब। न्यूटन के तीनों लॉ से कुछ ना कुछ डेवलप किया अपने, याद आपको नई बात पता चलेगी। न्यूटन ने यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन का वर्ड क्यों यूज किया। हाँ हाँ, न्यूटन कोई बच्चा तो था नहीं ना बेटा, न्यूटन न्यूटन है ना भाई। तो न्यूटन ने यूनिफॉर्म मोशन का वर्ड यू क्यों यूज किया, इसको समझिएगा। देखिए मैं बहुत लंबी नहीं करूंगा बेटा, ठीक है, क्योंकि जाहिर है बहुत कुछ पढ़ाना है। तो देखिए समझिएगा, लेट सपोज आप एक गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, आप एक गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, आप एक गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, ये आपकी कार है भाई, खौर है, ठीक है भाई, चले भाई, ये हमारी गाड़ी है, हम गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। अब सीन कुछ यूं है भाई, ठीक है, यहाँ लेके आ रहा है। अब सीन कुछ यूं है कि गाड़ी के तीन केसेस बता रहा हूँ। एक तो ये कि गाड़ी जब एक्सेलरेट कर रही है, दूसरी की गाड़ी जब डिसेलरेट कर रही है, और तीसरी की गाड़ी या तो रेस्ट में है या गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल कर रही है। रोड बड़ी स्मूथ है, साथ में यूं समझे गाड़ी के शीशे बिल्कुल ब्लैक है, आप अंदर बैठे हैं, बाहर का कुछ नहीं पता आपको क्या हो रहा है, कोई दरख्त वरख्त नजर नहीं आ रहे, कोई सीनरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, गाड़ी के शीशे बिल्कुल ब्लैक है, बाहर कुछ भी नहीं देख सकते आप, ठीक है, समझना, ये सीन है। अब मुझे बताइए कि गाड़ी जब एक्सेलरेट कर रही होगी, ये आप सीट के अंदर बैठे हुए हैं, सीट पे बैठे हुए हैं, तो मुझे बताइए गाड़ी जब एक्सेलरेट कर रही होगी तो क्या आप पीछे की तरफ नहीं जाएंगे, बैकवर्ड नहीं जाएंगे आप, जाएंगे। जाएंगे ना। मुझे बताओ अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप पर बैकवर्ड फोर्स नहीं लगेगी, पीछे की तरफ नहीं जाएंगे। जब गाड़ी डिसेलरेट करेगी तो आप फॉरवर्ड नहीं गिरेंगे, आगे नहीं धक्का लगेगा, आपको कुछ नहीं लगेगा। बोलिए ना, मुझे बताइए, यस और नो में जवाब दीजिए, है कि नहीं ऐसा। जब गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन में हो या रेस्ट में हो तो उस वक्त ना आप आगे जाते हैं ना पीछे जाते हैं, सही है। अभी तो तीन केसेस हैं, इनको समझिएगा। जब गाड़ी एक्सेलरेट कर रही होती है, डिसेलरेट कर रही होती है या एक्सेलरेट कर रही होती है, उस पर जो ये लगने वाली फोर्स है ना, ये फोर्स बेसिकली सूडो फोर्स कहलाती है, ठीक है, इसको हम सूडो फोर्स कहते हैं। इस सूडो फोर्स का काम क्या है, ये सूडो फोर्स बेसिकली न्यूटन्स के लॉ को वैलिडेट करने के लिए पैदा होती है, ठीक है, और जो कि उस फ्रेम के अंदर लोग बैठे हुए उनके उनको फील होती है, बाहर खड़े हुए बंदे को फील नहीं होगी, ठीक है। तो इस सूडो फोर्स से बचने के लिए, ठीक है, न्यूटन ने यहां पर इस सूडो फोर्स की केस स्टडी को डिस्कस ना करने के लिए न्यूटन ने स्टेट ऑफ रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन का वर्ड यूज किया। ये बड़ी गहरी बात है, इसको समझिएगा। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही बेटा, समझे। सो स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन का तस्करा न्यूटन ने इसलिए किया यहाँ पर कि सूडो फोर्स से या सीडो फोर्स कह लें आप, उससे बचने के लिए, उससे आप, वरना जब आप सूडो फोर्स को डिस्कस करते हैं तो फिर आप वहां पर रिलेटिव मोशन की बात करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लीज इसको दिमाग में रखिएगा कि स्टेट ऑफ रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन की बात है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें कोई सूडो फोर्स नहीं है, टोटली वी आर डिपेंडेंट अपॉन कि फॉरवर्ड फोर्स गाड़ी की जो थ्रस्ट है और बैकवर्ड फोर्स जो फ्रिक्शन है, ये दोनों इक्वल होंगी, अपोजिट होंगी, तो गाड़ी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में होगी, ठीक है। और अगर और अगर गाड़ी रुकी हुई है, स्टेशनरी है, तो जाहिर है तब भी फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स इक्वल है, तो गाड़ी स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर है, ठीक है, याद रखिएगा। सो वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होगी, ठीक है, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होगी और एक्सेलरेशन क्या होगी बेटा, जीरो होगी, क्लियर है, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाइए न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से चूंकि हमने दो बातें कंक्लूड की हैं, पहली तो क्या कंक्लूड की कि वेलोसिटी क्या होगी भाई, या तो वेलोसिटी जीरो हो या तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ये दो केस हैं। वेलोसिटी जीरो होगी तो स्टेट ऑफ रेस्ट है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो यूनिफॉर्म मोशन है, यूएम लिख दिया मैंने, ये दोनों बातें, ठीक है। और इन दोनों बातों से हम क्या कंक्लूड करते हैं, एक 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 स्टेट कंक्लूड करते हैं, वी कॉल इट इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो, अब ये दोनों चीजें, स्टेट ऑफ रेस्ट की बात कर लो या मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर लो यार, दोनों सूरतों के अंदर
दोनों सूरतों के अंदर इक्विलिब्रियम, ये दोनों कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहते हैं, मिला के इक्विलिब्रियम कहते हैं। सही है। ये दो अलग अलग कंडीशन है, या तो वेलोसिटी जीरो रेस्ट में हो, या तो मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी हो, इन दोनों को मिला के इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इस तरह से इक्विलिब्रियम की दो दो आपके पास कंडीशंस निकल के आ जाती हैं। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम को अगर मैं डिफाइन करूं तो इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन होगा? ठीक है। व्हेन नो नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क कह लो या नेट मोमेंट कह लो, मोमेंट इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, the body is said to be in equilibrium। ठीक है। यानी सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस ऑब्जेक्ट पे लगने वाली जीरो जनाब, यानी रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो। तो या तो ये सिनेरियो कि रिजल्टेंट फोर्स आपकी जो है वो जीरो, या उसकी उस पे लगने वाला रिजल्टेंट मोमेंट जो है वो जीरो। ठीक है। रिजल्टेंट मोमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अच्छा जी, तो इक्विलिब्रियम से दो चीजें निकल के आती हैं। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, एंड सम ऑफ ऑल द मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इसे कहते हैं इसे कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और इसे कहते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर है? So these are the two conditions of the equilibrium. The sum of all the forces acting on the object must be equal to zero, and sum of all the moment acting on the object must be equal to zero. यानी clockwise और anti clockwise दोनों मोमेंट का सम जीरो होना चाहिए। या तो दोनों बैलेंस हो, या तो उनका डिफरेंस जो है, उनका सम जो है क्या होना चाहिए बेटा? जीरो होना चाहिए। क्लियर है? ये दो कंडीशन यहाँ से निकल के आती है, इसी पहले लॉ से निकलती हैं, आगे इसके नीचे चलती हैं, और इसको हम आगे जाके टर्निंग इफेक्ट के चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसको। ठीक है, इसको यहीं पे पॉज लगा रहे हैं। ठीक है। यहाँ से इक्विलिब्रियम की दो फर्दर टाइप्स भी निकलती हैं। तो पहली टाइप जो बनती है इक्विलिब्रियम की वो कहलाती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और सेकंड जो आती है वो आती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो होता है कि जब वेलोसिटी आपकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो, ठीक है, और डायनामिक इक्विलिब्रियम वो होती है जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो। आ रही बात समझ में? व्हेन इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। Let's talk about the Newton's second law of motion. So we have discussed the first condition and the second condition of the equilibrium, followed by the types of the equilibrium, that is the static equilibrium, the dynamic equilibrium। ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिया, इक्विलिब्रियम की टाइप्स हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। अब आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। लेट्स टॉक अबाउट इट। अच्छा जी, अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब एक अनबैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है, ये वर्ड अनबैलेंस का क्या मतलब है? वर्ड अनबैलेंस का मतलब ये होता है कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो ना होना। यानी यूं समझो, अनबैलेंस फोर्स का मतलब ये है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बॉल की, ठीक है, अगर मैं किसी दीवार की बात करूं, किसी दीवार पे फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, तुमने उस पे फोर्स अप्लाई की, ठीक है, लेट्स सपोज तुमने फोर्स अप्लाई की 100 न्यूटन की, बदले में वॉल फोर्स अप्लाई कर रही है तुम्हारे हाथ के ऊपर, वो भी है 100 न्यूटन की। रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी? 100 माइनस 100 इज इक्वल टू जीरो। ये कहलाएगी बैलेंस फोर्स। उसने इस फोर्स की बात ही नहीं की, वरना सुबह से लेकर शाम तक दीवार को धक्का लगाओ और बोलो न्यूटन का लॉ तो अप्लाई नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं होता भाई। ये फोर्स अनबैलेंस फोर्स है, दिस फोर्स अनबैलेंस फोर्स। ठीक है भाई, बाद में कंप्लेन कोई भी नहीं करना, भाई न्यूटन का लॉ नहीं लग रहा, नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा जब तक बैलेंस फोर्स अप्लाई करोगे। ठीक है। तो व्हेन अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, वो कह रहा है कि cause it is to accelerate in the direction of force। जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लोगे। अब आप बोलेंगे सर ये तो बचपन से पता था, ये बातें तो हमें बचपन से पता थी। तो भाई तुम्हें क्या नहीं पता था? अभी मैं बताता हूँ। ये एक सूटकेस है, इधर देखो, ठीक है, ये एक सूटकेस है, तुम इस पे फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में। अब न्यूटन का लॉ कैसे लगाओगे भाई? कैसे लगाओगे न्यूटन का लॉ? फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। बताओ न्यूटन का लॉ कैसे लगाओगे? फंस गए? फंस गए ना? तो इस केस में इस फोर्स का कंपोनेंट लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफएक्स। उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन के साथ डील करते हैं, उसको यहाँ पे रखते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर रखते हैं। उसके बाद न्यूटन के लॉ की बात करते हैं। तो तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो ना, कि दो तीन कॉन्सेप्ट जो तुम्हारे हिले हुए, एक तो अनबैलेंस फोर्स तुम्हें नहीं पता थी,
दूसरी चीज ये इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स का तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता था, तो याद रखना फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे तो ही न्यूटन का लॉ लगेगा, वरना नहीं लग सकता। ऐसा नहीं होगा कि फोर्स आपने इस डायरेक्शन में ले ली, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ले रहे हैं और उसके बाद बोलने भाई न्यूटन का लॉ नहीं लग रहा, ये रिजल्ट नहीं आ रहा या मार्किंग स्कीम से आंसर मैच नहीं हो रहा, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा अब आओगे तीसरी सबसे अहम बात, आपने ओ लेवल से पढ़ा होगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। आपके टीचर ने ये पढ़ाया होगा, पढ़ाया है ना या नहीं पढ़ाया? जी पढ़ाया है। मैं थोड़ी मजेदार बात करने लगा हूँ, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका ये आपने हमें बताया था। ये बताया था ना पहले, ये पिछले साल बताया था और मैंने बड़ा कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई रिलेशनशिप के अंदर एक चीज बड़ी अहम है कि राइट साइड के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ये हमेशा इंडिपेंडेंट होती है। राइट साइड पे जो आप फिजिकल क्वांटिटी रखती है ये वाली, दैट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट, और लेफ्ट साइड पे जो फिजिकल क्वांटिटी रखी जाती है दैट इज ऑलवेज डिपेंडेंट। लिखिए इसको, यही चीज आपने वोल्टेज और करंट में भी पढ़ा होगा, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। गलत है, वोल्टेज ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होते हैं ना ये होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, ये सही होता है। समझ आ रही है बात? जब पढ़ेंगे तो मैं समझाऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, वहां आपको समझ में आएगा मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, ये तीन चार चीजें हैं जो बहुत अहम है। अब इधर देखिए, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करके राइट साइड पे आएगा कांस्टेंट, ये है 1 अपॉन मास। सो आपकी इक्वेशन बनेगी एफ इज इक्वल टू एम। क्लियर है? देखिए नोट कीजिए, और फिर मैंने बता दिया ये जो फोर्स है दैट इज अनबैलेंस फोर्स, और अनबैलेंस फोर्स जो है, अनबैलेंस फोर्स वो फॉरवर्ड फोर्स, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड फोर्स, इन दोनों का डिफरेंस होती है, इसको हम कहते हैं अनबैलेंस या रिजल्टेंट फोर्स। ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं गाड़ी की, ठीक है, तो गाड़ी अगर मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो इसकी जो फॉरवर्ड फोर्स है इंजन की, लेट्स से वो है 1000 न्यूटन, और बैकवर्ड फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, मान लो है 100 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे तुम 1000 - 100, तो ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, ये रिजल्टेंट है, ये वो रिजल्टेंट, ये एफ है, ये रही वो। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? जी सर। सर, लिखो इसको, इसको नोट कर लो। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की, और याद रखना इस केस पे मास कांस्टेंट है, लेकिन ये न्यूटन का लॉ हर जगह वैलिड नहीं रहता। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हर जगह वैलिड नहीं रहता, ये तब तक वैलिड रहता है जब तक आपकी स्पीड, यानी जिस स्पीड से, यानी जिस एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, जो स्पीड है वो नॉन रिलेटिविस्टिक हो। नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब तकरीबन तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है स्पीड ऑफ लाइट। जब तक आप इसके 10% से कम 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 स्पीड पे मूव कर रहे हैं तो नॉन रिलेटिविस्टिक। वैसे 1% पे भी फर्क पड़ जाता है, लेकिन बहुत कम फर्क पड़ता है, ठीक है। तकरीबन लेस देन 10%, 8% से अगर आप कम कम स्पीड से मूव कर रहे हैं और वहां तक स्पीड को टच कर रहे हैं तो नॉन रिलेटिविस्टिक है। लेकिन अगर आप 10% को छू लिया स्पीड ऑफ लाइट का, तो फिर ये न्यूटन का लॉ जो है ये वैलिड नहीं रहता, या इसकी वैलिडिटी जो है उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। क्या मसले क्या होते हैं वो सिलेबस का पार्ट नहीं, वरना लाजमी इसको मैं डिस्कस करता है। एनीवेज लेट्स मूव, लिख लीजिए इसको पहले, कंप्लीट लिख लीजिए, फिर मैं आगे न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एक और स्टेटमेंट बताता हूँ। अब इसी लॉ की दूसरी स्टेटमेंट है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस या रिजल्टेंट या नेट फोर्स। ये एक और डेफिनेशन है, यानी फोर्स की डेफिनेशन न्यूटन ने डिफाइन की थी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, एंड यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट मोमेंटम इन योर ओ लेवल, ठीक है, या आईजीसीएस में आप मोमेंटम के बारे में पढ़ चुके हैं। तो मैं आगे मजीद बताऊंगा कि बेसिकली मोमेंटम क्या है, एंड यू गाइस नो अबाउट इट। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी एंड इट इज इक्वल टू द मास टाइम्स वेलोसिटी। मोमेंटम को चेंज करना होगा तो यू जस्ट नीड टू अप्लाई द फोर्स, फोर्स अप्लाई करनी ही पड़ेगी। सो ये दूसरी स्टेटमेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अभी जब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ते थे ना आप लोग इसके अंदर, ठीक है, आप लोग कहते थे कि गैसेस जो है वो क्या कर रही हैं, गैसेस के पार्टिकल दीवारों पर क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो किसी ने पूछा नहीं वो प्रेशर कहां से आता है निकल कर, किसी ने भी नहीं पूछा, बस अप्लाई कर रहे हैं ऐसी हवा में। तो वो ऐसे नहीं अप्लाई करते, वो इस डेफिनेशन से अप्लाई करते हैं, ये न्यूटन की डेफिनेशन से अप्लाई करते हैं। कैसे? जब वो गैसेस के पार्टिकल वॉल पे जाके लगते थे तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते थे।
वेलोसिटी चेंज करते थे, जाना फिर आना, तो वेलोसिटी का चेंज होना। तो जब वो वेलोसिटी चेंज करेंगे तो मोमेंटम चेंज होगा, जब मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स लगेगी, जब फोर्स लगेगी तो फोर्स को एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रेशर बनेगा। ये कहानी होती थी, जो बीच की पूरी खा जाया करते थे आप लोग। याद है आईजीसीएसई में, ओ लेवल्स में, जब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ते थे और गैसेस के बारे में आप लोग पढ़ते थे, याद है नहीं याद है आप लोग को? तो वो पूरी स्टेटमेंट है, और अभी A2 के अंदर नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह वो आएगी और आप लोग पढ़ेंगे उसको, उसको लिंक करेंगे आप लोग, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लिख लिया आपने? अ कार ऑफ मास 850 केजी इज ट्रैवलिंग इन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा जी, मान लिया वो जा रही है। उसके बाद क्या करें इसका? ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है। द डायग्राम शोज द टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो कह रहे ऑन वन फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1200 न्यूटन, ये फॉरवर्ड फोर्स है, ये बैकवर्ड है, बैकवर्ड एयर रेजिस्टेंस हो सकता है। एंड द अदर फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1600 न्यूटन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द कार? मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, डायरेक्शन नहीं पूछ रहा। याद रखना, डायरेक्शन बैकवर्ड होगी, अभी बताता हूं कैसे। तो देखो, रिजल्टेंट फोर्स सबसे पहले निकालो। रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर है? 1600 माइनस 1200 इज इक्वल टू 400 न्यूटन। सो इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन निकालो तो वो क्या होगी? बैकवर्ड होगी। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स ज्यादा है, बैकवर्ड वाली ज्यादा है। तो जब रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन बैकवर्ड है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी बैकवर्ड होगी, यानी ये गार्ड डीसेलरेट कर रही है। बैकवर्ड एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड डीसेलरेशन। आप जा रहे हो इधर, रिजल्टेंट फोर्स आपकी है पीछे, ठीक है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है पीछे, तो इसका मतलब है ये डीसेलरेट कर रही है। ठीक, सो आप एफ हमें पता है क्या, वो उसने मैग्नीट्यूड पूछा है, सो एफ इज इक्वल टू एम ए, और ए इज इक्वल टू एफ आर डिवाइडेड बाई ए, डिवाइड बाई मास। सो 400 डिवाइडेड बाई मास कितना है भाई? 850 केजी। कितना आंसर आता है बच्चों? 0.47 ए। तो जाहिर है ए करेक्ट आंसर होगा इसका। मैग्नीट्यूड पूछा है, डायरेक्शन नहीं पूछी, आई रिपीट। ठीक है, नोट कर लो उसको। इट्स फरवरी मार्च 24, पेपर 1 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है? इतना मुश्किल नहीं है ये। अब की बार वो रिलेटिव फोर्स के बारे में पूछ रहा है। रिलेटिव फोर्स क्या मतलब है? रिजल्टेंट फोर्स है, तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू फॉरवर्ड, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू एम ए। सो बैकवर्ड फोर्स रेजिस्टेंस है, वो आपसे ये एफ की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप कुछ नहीं करें, आप फॉरवर्ड फोर्स को ऐसे रखें, फिर ये जो मास इंटू एक्सेलरेशन है इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाएं। सो माइनस हो जाएगा, माइनस एम ए हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। ये सॉल्व कर ले। फॉरवर्ड फोर्स क्या है? गिवन है, ड्राइविंग फोर्स, वो कितनी दी हुई है? 2 किलो न्यूटन। सो 2000 हो जाएगा, माइनस मास कितना है? 750 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है? 2 दी हुई है, तो 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगी। क्लियर है? तो आप बताइए क्या आंसर आ रहा है? 2000 माइनस 1500, सो 500 बचेगा। ठीक है, तो 500 न्यूटन हो जाएगा, और 500 न्यूटन है तो तकरीबन ये 0.5 किलो न्यूटन हो जाएगा। सो ए करेक्ट आंसर है। क्लियर है? Child of mass 20 kg stands on a rough surface of a sledge of mass 40 kg. The sledge can slide on a horizontal frictionless surface. ठीक है, अच्छा जी, ये स्लेज है मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये पार्ट, ये स्लेज है, ये रस्सी है। तो इस रस्सी को उसने पोल के ऐसे गिर्द लपेटा हुआ है, और यहां से इसको खींच रही है अपने पास, और ये आगे बढ़ रहा है, ये खुद आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, अब ये रस्सी बच्ची खींच रही है, और अगर फर्स्ट करो इसके पाँव के नीचे जहां खड़ी हुई है उसके नीचे भी फ्रिक्शन है। ठीक है, आ रही बात समझ में? इस पाँव के नीचे भी फ्रिक्शन है। तो अगर फ्रिक्शन खत्म कर दूं तो बच्ची रस्सी जब खींच रही होगी ना पीछे, तो बच्ची यूं गिरेगी, ऐसे ऐसे गिरेगी, यूं पीछे होके गिरेगी, टेढ़े होके, अगर फ्रिक्शन यहाँ पे खत्म कर दी जाए तो। क्लियर है? हेलो, क्या कह रहा हूँ, कुछ समझो तो सही। इसका मतलब ये हुआ, जरा समझना, अभी क्वेश्चन पहले कंप्लीट करते हैं। मैंने सिनेरियो आपको क्या बताया कि बच्ची अगर गिरेगी तो वो कुछ यूं गिरेगी, ऐसे, इस तरह से गिरेगी। ठीक है, अगर यहाँ इसके जूतों के नीचे से फ्रिक्शन को जीरो कर दिया जाए तो बच्ची पीछे की तरफ गिरेगी। मतलब रस्सी तो उसके हाथ में होगी, लेकिन वो क्लिप होके पीछे की तरफ गिरेगी। ये बात याद रखना, समझना। The rope is horizontal. The child pulls on the rope with the horizontal force of 12 Newton. This causes the child and the sledge to move with the equal acceleration towards the pole. ठीक है? What is the frictional force between the child and the sledge? ठीक है? वो कह रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है चाइल्ड और स्लेज के दरमियान। यानी यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसके बारे में पूछ रहा है वो। ये इधर, ये इस पॉइंट पर। क्लियर है? सबसे पहले तो वो क्या कह रहा है कि बच्चा, ये बच्चा जिस एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है उसी एक्सेलरेशन से ये स्लेज भी आगे जा रहा है। दोनों की एक्सेलरेशन सेम है ना, ये इसके ऊपर खड़ा हुआ है। तो मैं लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ
टाइड इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ स्लेज। किसी को इतराज तो प्लीज बताओ। क्लियर है? क्या कहा कि अगर समझाने के लिए कह रहा हूं, यहां पर ये फ्रिक्शन ना हो तो बच्चा कहां गिरेगा? यूं गिरेगा ऐसे। इसका मतलब ये जो बच्चा फोर्स लगा रहा है, ये जो बच्चा फोर्स लगा रहा है, मतलब खींच रहा है ऐसे पकड़ के, तो अगर मैं यूं कहूं कि फोर्स यूं लगा रहा है, ठीक है, और फ्रिक्शन की डायरेक्शन उसकी आगे की तरफ है, तो ये दोनों फोर्सेस, यानी फोर्स जो दी हुई है, कितनी दी हुई है फोर्स बताओ? ये 12 न्यूटन की रोप में दी हुई है। सो ये 12 न्यूटन की फोर्स है और फ्रिक्शन आगे की तरफ है। तो फोर्स 12 न्यूटन की पीछे है और फ्रिक्शन आगे की तरफ है, यानी 12 माइनस एफ करूंगा तो मेरे पास बच्चे की रिजल्टेंट फोर्स आएगी। यस और नो? तो बच्चे की रिजल्टेंट फोर्स जो है, अच्छा एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन बराबर होता है रिजल्टेंट फोर्स डिवाइडेड बाई मास के। तो बच्चे की एक्सेलरेशन लिखने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा 12 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई मास ऑफ द बच्चा। मास ऑफ द बच्चा कितना है? 20। तो मुझे डिनोमिनेटर में यहाँ पे 20 लिखना पड़ेगा। समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लो। क्लियर है? ये भी लेफ्ट साइड सॉल्व किया, राइट साइड पे आ रहा हूँ स्लेज के ऊपर। तो फ्रिक्शन हमने कहा ली थी? फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। यही है, यही थी ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? अरे भाई जवाब दे दो। जी सर जी। आ रहा है सबको समझ में? अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी, अब अभी हम बात कर रहे थे इस बच्चे की और स्लेज के दरमियान की कहानी। अब स्लेज की बात करते हैं और इस नीचे वाली रोप की कहानी पे बात करते हैं। ये नीचे वाली रोप पे जो फोर्स लग रही है वो आगे की तरफ लग रही है, लग रही नहीं लग रही है? क्योंकि बच्चा पीछे खींच रहा है ना रोप को, तो जो नीचे वाली रोप है, इसको और जूम कर देता हूं, ये जो नीचे वाली रोप है, ये नीचे वाली, इस पर फोर्स जो लग रही है वो आगे की तरफ लग रही है। कौन सी फोर्स? ये 12 न्यूटन वाली फोर्स जो बच्चा लगा रहा है, खींच रहा है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो ये भी आगे की तरफ है। तो स्लेज के ऊपर लगने वाली 12 न्यूटन की फोर्स और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्सेस ऐड होती हैं। तो अगर मैं स्लेज की रिजल्टेंट फोर्स निकालूं तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लस 12 हो जाएगा स्लेज के लिए। तो यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ स्लेज निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगा? वो 12 प्लस, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये ऐड हो जाएगी, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स डिवाइडेड बाई मास होता है। सो मास कितना है? अब की बार मास किसका लिखोगे? यहाँ पर स्लेज का लिखोगे। स्लेज का मास कितना दिया हुआ है? 40 kg, तो डिनोमिनेटर में 40 लिखोगे। समझ आई? क्लियर हुआ? सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब कुछ नहीं करोगे, सिर्फ सोल्यूशन है इसका। तो सोल्यूशन अगर निकालना है तो पहले तो मैं इसको, ठीक है, तो सोल्यूशन में देखो, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, बल्कि पूरा ही कर दो। 21 से 20, 22 से 40, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 12 24 माइनस 2f इज इक्वल टू 12 प्लस एफ। सो और कुछ नहीं होगा, ये 2f उधर चला जाएगा, 12 इधर आ जाएगा। सो 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 3f हो जाएगा। सो 12 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और ये 3f हो जाएगा, और f इज इक्वल टू 12 अपॉन 3। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 4 न्यूटन आएगी। ये करेक्ट आंसर है। क्लियर है?